सोचिए, अगर कोई आपके घर के नीचे महीनों तक एक टनल खोदता रहे और आपको इसकी भनक तक न लगे, अगर किसी बैंक के वॉल्ट में रखा 3 टन से ज्यादा कैश एक रात में ऐसे गायब हो जाए कि कोई अलार्म बजे ही नहीं, कोई कैमरा रिकॉर्ड ही ना करे। यह कहानी है साल 2005 की, जब ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में इतिहास की सबसे खतरनाक और चालाक बैंक डकैती हुई। एक छोटी सी दुकान, जमीन के नीचे 80 मीटर लंबा रास्ता और उस रास्ते के आखिर में करोड़ों डॉलर की बारिश। लेकिन सवाल यह है, इतना परफेक्ट प्लान क्या सिर्फ चोरों ने बनाया था या बैंक के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला था? फोर्टालेजा ब्राजील का एक खूबसूरत तटीय शहर। दिन में यहां समुद्र की लहरें गूंजती हैं, रात में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। लेकिन साल 2005 की एक बरसाती रात यहीं एक ऐसी चालाकी खेली गई जो इतिहास की सबसे परफेक्ट डकैती बन गई। जून 2005 एक छोटी सी दुकान खुली, नाम था ग्रामा सिंथेटिका, एक गार्डनिंग और घास बेचने वाली कंपनी। दुकान में दिन भर कुछ लोग आ जा रहे थे, कभी गमले उठाते, कभी मिट्टी के बैग। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली काम दुकान के काउंटर के पीछे एक भारी ट्रैप डोर के नीचे चल रहा था। इस ट्रैप डोर के नीचे जमीन के भीतर एक 80 मीटर लंबी टनल खोदी जा रही थी। यह टनल सीधा जा रही थी बैंको सेंट्रल के वॉल्ट तक। टनल में लकड़ी के सहारे लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगी थी और अंदर इतनी हवा थी कि वर्कर बिना दम घुटे काम कर सके। यह कोई शौकिया काम नहीं था, यह था मिलिट्री लेवल इंजीनियरिंग। चोरों का यह गिरोह 3 महीने तक दिन रात काम करता रहा। 20 से ज्यादा लोग हर दिन मिट्टी निकालते, ट्रक में भरकर दूर फेंकते, ताकि किसी को शक न हो। पड़ोसी दुकानों को कभी आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि टनल की दीवारों पर मोटा इंसुलेशन लगाया गया था। यह प्लान इतना खतरनाक था कि अगर टनल का 1 इंच भी गलत दिशा में गया होता तो 3 महीने की मेहनत और करोड़ों डॉलर का सपना सब मिट्टी में मिल जाता। लेकिन गिरोह का लीडर कोई साधारण इंसान नहीं था। वो हर दिन प्लान को चेक करता, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर माप लेता, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो। जमीन के नीचे ये रास्ता सिर्फ बैंक तक जाने का नहीं था, ये रास्ता था करोड़ों डॉलर की आजादी का। और ये रास्ता 6 अगस्त 2005 की रात पूरा हो चुका था। 6 अगस्त 2005 की रात फोर्टालेजा के आसमान में चांद आधा था और बैंको सेंट्रल की इमारत में गहरी नींद पसरी थी। ना गार्ड को कोई शक, ना कैमरे को कोई हरकत दिखी। टनल के अंदर गिरोह का लीडर आखिरी वार करने जा रहा था। सिर्फ एक दीवार बाकी थी, 20 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट। इसके उस पार था बैंक का दिल, वॉल्ट रूम। धीरे धीरे बिजली की मशीनों से दीवार को काटा गया। कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस हल्की सी धड़धड़ाहट, जैसे दूर कहीं ट्रक गुजर रहा हो। और फिर टनल के उस सिरे पर एक छेद खुला, जिससे पहली बार बैंक का अंदरूनी अंधेरा दिखाई दिया। वॉल्ट के अंदर रीढ़ तक सिहर देने वाला सन्नाटा था। बस नोटों की अलमारियों की ठंडी खुशबू हवा में तैर रही थी। उस वक्त बैंको सेंट्रल के इस वॉल्ट में करीब 160 मिलियन ब्राजीलियन रियल रखे थे, भारतीय रुपये में लगभग 70 करोड़ से ज्यादा। ये वो नोट थे जिन्हें सरकार ने पुराने और फटे नोटों से बदलने के लिए जमा किया था। यानी ये सारे कैश बिना सीरियल नंबर के, बिना ट्रैक किए हुए एक बार वॉल्ट से निकल गए तो इन्हें कभी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। गिरोह ने एक एक बंडल को बैग में भरना शुरू किया, 20 से ज्यादा बड़े बैग, हर बैग में लाखों डॉलर के नोट। टनल में बैग खींचे गए जैसे किसी कन्वेयर बेल्ट पर माल जा रहा हो। 6 घंटे तक ये खेल चलता रहा और सुबह होने से पहले बैंक का दिल पूरी तरह खाली हो चुका था। जब सूरज उगा, फोर्टालेजा शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा था। किसी को पता भी नहीं था कि शहर के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा बैंक हाइस्ट हो चुका है। लेकिन इस परफेक्ट प्लान में भी एक छोटी सी गलती छुपी थी, जो कुछ दिनों बाद गिरोह की बर्बादी का कारण बनी। 8 अगस्त 2005 सोमवार की सुबह बैंको सेंट्रल फोर्टालेजा के गार्ड्स हमेशा की तरह वॉल्ट खोलने आए। लेकिन जैसे ही भारी स्टील का दरवाजा खुला, उनकी आंखें वहीं जम गईं जहां कल तक नोटों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। आज वहां सिर्फ खालीपन था। जमीन पर बिखरे हुए कुछ फटे नोट, हवा में पुरानी सीली कागज की गंध और एक सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। गार्ड ने तुरंत सीनियर स्टाफ को बुलाया और कुछ ही मिनटों में पुलिस भी पहुंच गई। जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ अजीब था। वॉल्ट का ताला सही सलामत था, दरवाजा भी पूरी तरह लॉक था, खिड़कियां, वेंटिलेशन सब बंद और सुरक्षित। तो फिर चोर अंदर आए कैसे? सच वॉल्ट के फर्श के नीचे छिपा था एक टनल, करीब 80 मीटर लंबा,
जो बैंक के नीचे से निकलकर एक रिहायशी इलाके के गार्डन में खुलता था। यह गार्डन असल में सिर्फ एक नकली कवर था, जहां महीनों से घास काटने और पौधे लगाने के बहाने मिट्टी हटाई जा रही थी। चोर दिन में वहां आम मजदूरों की तरह काम करते और रात में जमीन के अंदर चुपचाप अपने सपनों का रास्ता बनाते। पुलिस ने टनल को ट्रेस किया और आखिर में वो पहुंची एक छोटी सी दुकान तक, लॉन केयर कंपनी। दुकान का शटर खुला, अंदर सिर्फ मिट्टी के ढेर, खोदने के औजार, टनल के नक्शे और कुछ टूटे हुए लकड़ी के सपोर्ट बीम पड़े थे। लेकिन यहीं हुई उनकी पहली गलती। गिरोह ने सारा भारी सामान तो हटा लिया था, लेकिन मिट्टी के कुछ बैग और एक प्लास्टिक की पानी की बोतल वहीं छोड़ दी। पुलिस ने उस बोतल से डीएनए सैंपल उठाया और नतीजा चौंकाने वाला था। यह डीएनए किसी आम चोर का नहीं, बल्कि एंटोनियो जोसेवन अल्वेज डोस रेस का था, जिसे अंडरवर्ल्ड में द ब्रेन कहा जाता था। एंटोनियो कोई सड़क का गुंडा नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था, कभी जेल में कैद। वहीं उसने इस डकैती का ब्लूप्रिंट तैयार किया। जेल से छूटते ही उसने 25 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें सिविल इंजीनियर, टनल बनाने के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बैंक लुटेरे शामिल थे। हर इंसान का काम तय था। किसी का जिम्मा टनल की इंजीनियरिंग, किसी का नकली कंपनी के कागज और किसी का सुरक्षा इंतजाम देखने का। प्लान इतना परफेक्ट था कि 2 महीने तक शहर की भीड़ में पुलिस की नजरों के सामने इतिहास का सबसे बड़ा बैंक हेस्ट चल रहा था। अब पुलिस के पास नाम था, लेकिन पैसा नहीं। और इस बीच टीम के पास इतना कैश था कि वो किसी भी गवाह को खरीद सकते थे, किसी भी पुलिस वाले को चुप करा सकते थे। लेकिन इतना पैसा जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो लालच, शक और धोखा अपने आप आने लगते हैं। और फिर इस कहानी में काले पैसे से भी ज्यादा काली खून की लाल परछाई उतर आई। हर बड़ी चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो लोगों के भरोसे, रिश्तों और जान की भी चोरी करती है। फोर्टालेजा बैंक डकैती के बाद एंटोनियो और उसकी टीम के पास इतनी दौलत थी कि अगर वो चुपचाप बैठ जाते तो जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। डकैती के बाद टीम ने पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगह छुपा दिया। लेकिन शहर में कुछ अजीब होने लगा। कल तक टूटी फूटी मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग अब महंगी गाड़ियां खरीदने लगे। साधारण घरों के बाहर लग्जरी कारें खड़ी होने लगी। सोने की मोटी चेन, महंगी घड़ियां और पब में रात रात भर पार्टी। ये सब पुलिस की नजर से कैसे बच सकता था? टीम में शक का जहर फैलने लगा। किसी को लगा उसके हिस्से का पैसा कम कर दिया गया है, किसी को डर था कि पुलिस उसे पहले पकड़ लेगी। और फिर 19 दिसंबर की रात सब कुछ बदल गया। गिरोह का एक सदस्य वहीं ढेर हो गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। पुलिस का कहना है या तो उसे नदी में बहा दिया गया या फार्म हाउस के पीछे जंगल में गाड़ दिया गया। इस एक मौत ने एंटोनियो के गिरोह को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो वफादार थे और जो भागने की तैयारी में थे। कुछ लोग कैश लेकर गायब हो गए, कुछ को मार दिया गया और बाकी पुलिस से डरकर खुद ही सरेंडर करने लगे। लेकिन इतने सारे चेहरों के बीच पुलिस को अब भी असली मास्टरमाइंड द ब्रेन एंटोनियो का सुराग नहीं मिला था। फिर किस्मत ने पुलिस का साथ दिया। गिरोह का एक छोटा सदस्य पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि एंटोनियो ने कैश का एक बड़ा हिस्सा छुपा रखा है, एक फार्म हाउस में जो शहर से 200 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच है। वो फार्म हाउस पिछले 10 साल से बंद पड़ा था और उसके नीचे एक गुप्त तहखाना था। पुलिस को शक था कि एंटोनियो वहीं है। जैसे ही पुलिस पहुंची, अंदर से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। अब यह सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं थी, ये थी जान की लड़ाई। और इस मुठभेड़ में या तो गिरोह का अंत होने वाला था या फिर पुलिस की हार। जंगल के दिल में वो पुराना जर्जर फार्म हाउस, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान थे, आज मौत और गिरफ्तारी की लड़ाई का मैदान बन चुका था। बाहर सैकड़ों मीटर के घेरे में फैली पुलिस की टुकड़ियां, जिनके चेहरों पर बारिश की बूंदें नहीं बल्कि पसीने और जीत का इरादा था। अंदर एंटोनियो और उसके 3 वफादार साथी, जिन्हें पता था कि यह शायद उनकी जिंदगी की आखिरी रात हो। जैसे ही ऑपरेशन कमांडर ने हाथ का इशारा किया, दरवाजे पर रखा भारी लकड़ी का बैरिकेड एक जोरदार धमाके के साथ टूटा और फिर सीसा बरसने लगा। गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें भी दबकर गिर रही थीं। लकड़ी के फर्नीचर चटकने लगे, दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगा। पहली मुठभेड़ में ही पुलिस का एक जवान घायल हो गया, लेकिन एसटीएफ पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया।
बाहर से गोलियों की आंधी, अंदर एंटोनियो अपने आखिरी पलों की सांसें गिन रहा था। लेकिन एंटोनियो के पास एक प्लान था। उस फार्म हाउस के नीचे एक पुरानी भूली हुई सुरंग थी, जिसका रास्ता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। वो पीछे के कमरे से होते हुए उस अंधेरी नम सुरंग में उतर गया। हाथ में टॉर्च की पीली रोशनी, मिट्टी की दीवारों पर टपकता पानी और ऊपर से आती गोलियों की आवाज। वो दौड़ रहा था, जैसे हर कदम उसकी आजादी की तरफ ले जा रहा हो। लेकिन किस्मत उससे तेज थी। पुलिस पहले ही उस सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच चुकी थी। सामने बंदूकें तनी हुई थीं, पीछे से आते एसटीएफ के जवानों के कदमों की आहट। एंटोनियो रुक गया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो समझ चुका हो कि अब खेल खत्म। बिना एक और गोली चलाए एंटोनियो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी और उसके सपनों की चाबी पुलिस की जेब में चली गई। जांच में मिला करोड़ों डॉलर का कैश, सोना और वो सारे नक्शे जो उसकी अगली डकैती की प्लानिंग दिखा रहे थे। लेकिन कहते हैं, उस लूट का एक बड़ा हिस्सा आज भी कहीं छुपा है, और शायद कभी ये खजाना किसी और लालची इंसान को उसी अंजाम तक पहुंचा दे।